तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए बजाज फाइनेंस के बारे में। और कल हमने देखा क्वार्टर 4 के नंबर्स अनाउंस हुए बजाज फाइनेंस के, काफ़ी ज़बरदस्त नंबर थे। हर मैट्रिक पे यहाँ पर ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके आज हमने देखा कि 7.25% की हमको भारी गिरावट देखने को मिली बजाज फाइनेंस में। इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद क्यों ये गिरावट हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कमेंट्री दी है। कल ही कॉन कॉल हुई थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर कई सारे एनालिस्ट ने बाय और होल्ड और सेल की रेटिंग दी है, उनके क्या टारगेट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अंत में हम टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे, क्या यहाँ पर बाइंग लेवल हो सकते हैं अगर आपको यहाँ पर निवेश करना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स की। तो देखिए नंबर्स तो लाजवाब थे, चाहे हम एयूएम की बात करें 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, पैट की बात करें 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 15% सिक्वेंशियल ग्रोथ थी। आरओई आप देखिए, आरओई काफ़ी इंप्रूवमेंट था। एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला दोस्तों, एक वो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली हमको स्टॉक के प्राइस में आज इतना प्रेशर देखने को मिला है, वो है ओपेक्स टू एनआईआई, जो कि यहाँ पर एनालिस्ट का कहना है कि इसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचें तो अगर आज स्टॉक का प्राइस नहीं गिरता तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये बात नहीं होती। स्टॉक का प्राइस आज गिर गया इतना, इसलिए यहाँ पर लोग रीज़न तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर जितने भी मैट्रिक हैं, मेरे को लग रहा है सब में यहाँ पर अच्छे नंबर आए हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो एक नी जग रिएक्शन है स्टॉक के प्राइस में, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है। और ये जो बेसिकली गिरावट हुई है, ये बेसिकली यहाँ पर दोस्तों ट्रेडर्स को यहाँ पर बेसिकली उनका रिएक्शन है। इट इज़ रियली आई थिंक अ नॉइस, इसके अलावा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम बात करते हैं, चलिए अगर रीज़न यहाँ पर बात हो ही रही है तो ओपेक्स टू एनआई। ओपेक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो डे टू डे किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और नेट इंटरेस्ट इनकम के मुकाबले ये जो एक्सपेंसेस हैं बढ़ते हुए देखने को मिले। आप देखिए सिक्वेंशियल बेसिस पे तो बहुत ही नेग्लिजिबल यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, 0.5 से 0.6 सेंट हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पर 4% के आसपास हमको ग्रोथ मतलब यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पर मैनेजमेंट ने दिया है, वो मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। देखिए ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। ओपेक्स टू एनआईआई वॉज 34.6। द कंपनी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन टीम्स। तो यहाँ पर बढ़ने का रीज़न है कि कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रही है लगातार टीम्स एंड टेक्नोलॉजी में फॉर द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। जो अपने आप को दोस्तों डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म को ये डेवलप कर रहे हैं। फिनटेक की रेस में बजाज फाइनेंस मुझे लगता है अभी भी एक ज़बरदस्त कंटेंडर है, और इसको ये और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए लगातार इसमें निवेश कर रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी को और मजबूत बना रहे हैं, अपने वेब प्लेटफॉर्म को, अपने ऐप प्लेटफॉर्म को, और जियो एक्सपेंशन लगातार ये करते जा रहे हैं ताकि यहाँ पर इनको और ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिले। तो उसके लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करें, और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से ये ओपेक्स हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। और मैनेजमेंट ने बोला है कि इट रिमेन्स एलिवेटेड फॉर FY23। तो हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगेन FY23 में भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से होता क्या है कि नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक बेसिकली यहाँ पर एक कारण है जिसकी वजह से आज हमको प्रेशर देखने को मिला है। तो ये एक कारण हो गया, और ये इसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री, जो मैनेजमेंट की कल कॉन कॉल हुई थी, उसमें क्या बोला है मैनेजमेंट ने। अगर आपको दोस्तों ये कॉन कॉल की हाईलाइट पढ़नी है, ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है, तो आप alphastreet.com की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर एक इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक आप कह सकते हैं कि टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। वो है यहाँ पर HDFC और HDFC बैंक का जब मर्जर हुआ तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये बैंक में कन्वर्ट होंगे। और कई टाइम से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो RBI चाहता था कि जो बड़े NBFC हैं वो बैंक में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन अब यहाँ पर राजीव जैन जी ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर ये बैंक में कन्वर्ट नहीं होने वाले। दे आर बिल्डिंग अ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, जो कि एक हाई ग्रोथ बिजनेस है। और अगले आने वाले एटलीस्ट 3 साल तक तो यहाँ पर कोई इनका फोकस नहीं है कि यहाँ पर ये बैंक में कन्वर्ट होंगे। तो अगेन मेरे ख्याल से दोस्तों एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर ये बैंक में कन्वर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ रुक सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर हमको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर क्लियर कर दिया है, तो अगेन मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक बनने के बाद यहाँ पर दूसरे रेगुलेशन आ जाएंगे, और बैंक जब
बन जाएगा। देखिए दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या होता है। जो बैंक होता है ट्रेडिशनल बैंक, वो आरबीआई रेगुलेटेड होता है, मतलब आरबीआई उसको कंट्रोल करती है। जो लैंडिंग रेट्स होती है बैंक्स की, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इनकी लैंडिंग रेट्स क्या है, आरबीआई कंट्रोल करती है। लेकिन एनबीएफसी के साथ ऐसा नहीं है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो जिस रेट पे लैंड करते हैं वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से आप देखेंगे वो हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसी की वजह से आप देखिए कि साल दर साल हमको बजाज फाइनेंस में गजब की सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी की आप बात कर लीजिए तो यहाँ पर सीएजीआर ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर अगर ये बैंक नहीं बनते हैं तो अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि सीएजीआर ग्रोथ यहाँ पर ये सस्टेन रहती हुई देखने को मिलेगी, यहाँ पर मेंटेन रहती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो राजीव जैन है उन्होंने बोल दिया है कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। ये एक पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर एक गजब की फ्रेंचाइजी है डेवलप करने वाले, 100 मिलियन फ्रेंचाइजी, एक फिनटेक प्लेयर यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और इसी की वजह से इसके वैल्यूएशन हमेशा से हमको इनफैक्ट कोविड के बाद से ज़्यादा तेज होते हुए देखने को मिले। तो ये एक हाईलाइट था जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। अगेन यहाँ से भी एक पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एनालिस्ट है उनका क्या कहना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा एनालिस्ट जो है उनका क्या कहना है बाय होल्ड और सेल को लेकर बजाज फाइनेंस में गिरावट के बावजूद। यहाँ पर एनालिस्ट ने क्या कहा। तो एक रीजन तो हमने बता दिया कि ओपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो दो यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रीट एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे नंबर आए हैं, तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर हमको बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, तो इन्होंने देखिए 9500 के टारगेट दिए हैं, जो कि ज़बरदस्त है। फिनटेक स्टोरी यहाँ पर ये बनती हुई हमको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह और जिस पे ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओपेक्स भी इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने पैट एस्टिमेट्स बेसिकली यहाँ पर बताया 524 तक की 18% तक यहाँ पर हमको एक सस्टेनेबल ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद रोबस्ट कस्टमर एडिशन एंड वॉलेट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टरिंग इनिशियल कैशबैक एज अ पार्ट ऑफ ओपेक्स, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो ये होगी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने 8350 के टारगेट दिए हैं। इनका भी कहना है कि यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम को ये बिल्ड कर रहे हैं, अपने ऐप और वेब प्लेटफॉर्म को ये बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हेल्दी ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है अगले आने वाले 2 सालों में अराउंड 25% सीएजीआर से। तो मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पर जो है बुलिश हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर बेसिकली सेल के टारगेट दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि इनकी जो एस्टिमेट्स थी उनके मुकाबले यहाँ पर उस प्रकार नंबर नहीं आए। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो है सेल के टारगेट दे दिए हैं 6500 के कोटक ने। ठीक है, सीएलएसए की बात करें तो इन्होंने 6000 के यहाँ पर टारगेट दे दिए हैं। इनका भी जो है पैट एस्टिमेट जो है मिस हुआ है 9% से। तो ये 2 हैं जो इन्होंने सेल के टारगेट दिए हैं, 2 हमने बात यहाँ पर करी जिन्होंने बाय के टारगेट दिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पर बजाज फाइनेंस अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इस गिरावट के बाद यहाँ पर अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर 6500 तक भी ये स्टॉक आ जाता है, चलिए टेक्निकल चार्ट पे ही देखते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 17% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है ऑल टाइम हाई से। अब यहाँ पर जो ये नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, इसका वो बन रहा है करीब करीब आप देखिए यहाँ पर 6500 के आसपास। ठीक है, 6500 के आसपास। तो अगर ये 6500 तक आ जाता है तो यहाँ पर और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ पर और गिरावट होती है तो करीब मान के चलिए 5900 तक ये आ सकता है। 5900 पे मेरे ख्याल से आपको मौका नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से जब भी स्टॉक गिरता है तो यहाँ पर एक नई फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई हमको देखने को मिलती है। और ऐसा कई बार हुआ है जब जब ये स्टॉक प्राइस में एक ज़बरदस्त गिरावट हुई है बिकॉज ऑफ दी प्रेशर वेदर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त हमको बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि हाई ग्रोथ स्टोरी है। इतने बड़े बेस पे इतनी ग्रोथ अभी भी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड जो इन्वायरमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में वो हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये लेवल से 6500 तक आता है तब भी हम बाय कर सकते हैं, 5900 तक आता है तब तो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और भी फेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो अभी इसका स्टॉक का पी चल रहा है 57.8 पर 57.8 पे। इंडस्ट्री का पी है तो हालांकि काफ़ी महंगी है, लेकिन जो ग्रोथ है इसकी वो अमेजिंग है। तो इतना पी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जस्टिफाइड है बजाज फाइनेंस के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखते हैं, देखिए 10 साल की बात करूँ तो 49 का यहाँ पर पी हमको देखने को मिलता है, और ज़्यादा दूर नहीं है 49 से, ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। 5 साल की आप बात करें तो देखिए 52.8, तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। 5 साल के मीडियन पी के आसपास है और 3 साल के मीडियन पी के आसपास है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से फर्दर गिरावट रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल कर देगी बजाज फाइनेंस में। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक गजब की फ्रेंचाइजी है और इनफैक्ट 2-3 साल तक तो मुझे लगता है यहाँ पर
जो है ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी, जब तक यहाँ पर ये एनबीएफसी का इसका ऊपर टैग लगा है, यहाँ पर हायर प्रॉफिटेबिलिटी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर गिरावट एज ए अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी जबरदस्त ग्रो कर रही है, कंपनी की एसेट क्वालिटी काफी शानदार है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफी जबरदस्त है, और कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रही है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, तो वो भी एक जबरदस्त एक फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर हमको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग अपडेट, जहां पर हमने बात करी क्यों ये गिर रहा है, उसके पीछे के रीजन। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।